हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी की हम लोग क्लास करने वाले हैं और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंट की बात हम लोग कर रहे हैं। कॉर्पोरेट अकाउंट में अभी तक हम लोगों ने, अगर हम लोग बात करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंट में, हम लोगों ने ख्याति का मूल्यांकन पढ़ा है। तो पिछली क्लास में हमने ख्याति का मूल्यांकन अच्छी तरीके से आप लोगों को कंप्लीट किया है और आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग करने वाले हैं अंशों के मूल्यांकन का आशय। मतलब कि हम लोग अब पढ़ने वाले हैं अंशों का मूल्यांकन। हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है अंशों का मूल्यांकन, जो आपके सिलेबस में है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। वैसे तो मैं पूरी कॉर्पोरेट अकाउंट आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले उन टॉपिकों पर मेरा उन टॉपिकों पर फोकस होगा जो झारखंड पीजीटी में आने वाले हैं। तो अब आप लोग कहेंगे कि बहुत दिनों बाद क्लास हुई है, तो लैपटॉप में नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी, नेटवर्क इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए कोई भी क्लास आप लोगों की अपलोड नहीं हो पाई थी। इसीलिए अब मैंने सही करवा लिया है उस प्रॉब्लम को। अब हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं और डेली आप लोगों को ये क्लास करेंगे कि अंशों का मूल्यांकन क्या होता है। तो सबसे पहली बात, अंशों का मूल्यांकन की बात करेंगे तो अंशों के मूल्यांकन का आशय जो है उसके अर्थ की बात करने वाले हैं और उसके अर्थ में लिखा हुआ है कि अंशों के मूल्यांकन का आशय अंशों के ऐसे मूल्य से है जिस पर अंशों का क्या करते हैं, क्रय विक्रय किया जाता है। मतलब अंशों का सेल और परचेज किया जाता है, हस्तांतरण एवं आंतरण तथा कर निर्धारण किया जाता है। मतलब जैसे मान लो कि आपकी एक चीज है ये, ठीक है, अगर इसका तो आपको मूल्य नहीं पता होगा तब तक आप इसका सेल कैसे करेंगे, सेल परचेज मतलब कैसे करेंगे। तो मान लो आप लोगों की ये चीज है, ये 10 रुपए की है, तो इसका जो मूल्यांकन जो किया है आप लोगों ने, तो ये मूल्यांकन कोई ना कोई प्रकार से होता है। या तो आप लोगों ने लागत के हिसाब से किया होगा या फिर पुरानी लागतों को ध्यान में रखते हुए किया होगा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने कोई वस्तु का मूल्यांकन करते हैं। तो अंशों का अगर हम लोग मूल्यांकन करते हैं, और अंशों के मूल्यांकन को बोलते हैं, अंश का मूल्यांकन को बोलते हैं शेयर। अब शेयर के मूल्यांकन का आशय अंशों का क्रय विक्रय, मतलब कि क्रय विक्रय में आप लोगों को सहायता मिलेगी मूल्यांकन करने से, हस्तांतरण में सहायता मिलेगी, आंतरण में सहायता मिलेगी, कर निर्धारण में भी आप लोगों को ये सहायता करने वाला होता है अंशों का मूल्यांकन। तो ये तो होगी हम लोगों की अंशों के मूल्यांकन की बात। अंशों का मूल्यांकन का ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है आप लोगों का, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अंशों के मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, अंशों का मूल्यांकन की आवश्यकता क्या होती है, मूल्य कौन कौन से होते हैं, अंशों के मूल्यांकन को करने की कितनी विधियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को और डिटेल में क्लास को करवाने वाला हूँ। अब बात आती है कि अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता, मतलब कि इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, अंशों के मूल्यांकन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके महत्व क्या है। तो सबसे पहला जो महत्व है और सबसे पहला महत्व दिया है कि कंपनियों के एकीकरण में, मान लो कि ए कंपनी है और बी कंपनी है, अब ये दोनों कंपनियां मिलना चाहती हैं, तो इनको अपने शेयर की वैल्यू पता होनी चाहिए और इनको अपने शेयर की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब शेयर की वैल्यू पता होगी तभी तो ये आपस में एकीकरण करेंगे, अमलगमीशन होगा। अब अमलगमीशन आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अमलगमीशन मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को अच्छी तरीके से, आंतरिक पुनर्निर्माण भी पढ़ा दिया है, और अगर आंतरिक पुनर्निर्माण शायद नहीं पढ़ाया है तो उसको हम लोग पढ़ाएंगे। तो अब मान लो ए और बी कंपनियां हैं, ये दोनों कंपनियां मिलना चाहती हैं। तो ए कंपनी अपने शेयर की वैल्यू कहेगी कि मेरी ये शेयर की वैल्यू है, और बी कंपनी कहेगी कि ये मेरे शेयर की वैल्यू है। तो वो किस हिसाब से कहेगी, तो उनको मूल्यांकन करने की जरूरत पड़ेगी, अपने शेयरों के मूल्यांकन करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता हमें कहाँ पड़ती है, कंपनियों की एकीकरण करने के वक्त में, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की योजना को बनाने के लिए अगर हम लोग करते हैं तो हमें अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी नंबर की अगर हम लोग आवश्यकता की बात करते हैं तो धनकर अधिनियम के अंतर्गत कर निर्धारण के लिए, अगर हम लोगों को टैक्स देखना है, टैक्स निर्धारण करना है, तो उसमें जो है अंशों का मूल्यांकन सहायता करता है। अब हमें मूल्य ही पता नहीं होगा तो हम टैक्स कैसे लगाएंगे, तो इसलिए अंशों के धनकर अधिनियम मतलब वेल्थ टैक्स के अंतर्गत कर निर्धारण करने के लिए भी हम लोगों को अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी नंबर की बात करते हैं तो तीसरे नंबर की लिखी हुई है कि अंशों की जमानत पर ऋण लेने हेतु, अब जैसे मान लो कि हम लोगों को 50,000 का ऋण लेना है किसी से, अब हमारे पास कुछ संपत्तियां नहीं है तो हमने अंश रख दिए। अब जब तक अंश का मूल्य पता नहीं होगा तब तक हम लोग बैंक हमको ब्याज नहीं, मतलब बैंक हमको ऋण नहीं देगी, क्योंकि बैंक या फिर कोई भी ऐसी चीज पर ऋण देना चाहता है जिसकी वैल्यू पता होती है। तो अंशों का मूल्यांकन करने के लिए हम लोगों को अंशों को जमानत के रूप में अगर हम लोग रखना चाहते हैं तो उसका हमें मूल्य पता होना चाहिए।
और मूल्य पता होगा तो तभी हम लोगों को ऋण मिल पाएगा। तो सिक्योरिटी मार्जिन निर्धारित करने के लिए होती है। आप 50,000 का ऋण लेना चाहते हैं और अंशों का मूल्य जो है वो है 20,000, तो ये तो हम लोगों का इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसीलिए अंशों का मूल्यांकन निकालना चाहिए कि कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो अंशों की जमानत पर ऋण लेने हेतु सुरक्षा सीमा निर्धारित करने के लिए। और चौथी बात अगर हम लोग बात करते हैं अंशों के मूल्यांकन की, तो प्रन्यास मतलब ट्रस्ट तथा वित्तीय कंपनियों के अंशों का मूल्यांकन करने के लिए भी हम लोगों को अंशों की मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। और 5वीं नंबर की बात अगर हम लोग करते हैं, तो किसी कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से उसके अंशों का मूल्यांकन। अब मैंने अभी बताया कि मान लो ए कंपनी है और बी कंपनी है, तो ए कंपनी बी कंपनी का व्यापार खरीदना चाहती है। ठीक है, अब बी कंपनी का व्यापार तो खरीदना चाहती है, लेकिन इसकी शेयर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब शेयर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तभी तो इसको जो वैल्यू निकालने के बाद इसको पेमेंट करेगी ये कंपनी। तो वो कितना पेमेंट करेगी, तो वैल्यू के हिसाब से पेमेंट करेगी। तो इसलिए भी हम लोगों को अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। और अगर 6वीं नंबर की बात अगर हम लोग करते हैं, तो 6वीं नंबर की बात में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीयकरण की योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अंशधारियों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति का निर्धारण करने के लिए। अब क्षतिपूर्ति मतलब कि अंशों राष्ट्रीयकरण की योजना के अंतर्गत मतलब कि अगर हम लोग कोई कंपनी है उसको सरकारी कंपनी में बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब सरकारी कंपनी बनाना चाहते हैं लेकिन हमें अंश की वैल्यू पता नहीं है, तो अंशों का मूल्यांकन हम लोगों को करना होगा, या फिर क्षतिपूर्ति के रूप में अगर है तो हम लोगों को मूल्यांकन करना होगा। और अगर 7वीं नंबर की आवश्यकता की बात करते हैं, तो एक प्रकार के अंशों का दूसरे प्रकार के अंशों में परिवर्तन करने के लिए, मान लो पूर्वाधिकार अंशों का समता अंशों में परिवर्तन करने के लिए। अब समता अंशों का पता है कि 10 रुपए का है, लेकिन पूर्वाधिकार का पता नहीं है, तो हम लोगों को अंशों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता पड़ेगी। मान लो कि एक चीज है। ठीक है, मान लो कि ये एक प्लाट है और ये एक प्लाट है, दोनों की वैल्यू पता होगी तभी तो ये दोनों आपस में हस्तांतरण करेंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू देख के ही हस्तांतरण करने वाले हैं। तो इसी प्रकार से हस्तांतरण में भी हम लोगों को अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मैंने 7 बताए, लेकिन और भी जगह अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। ये मत सोचिए कि अंशों का मूल्यांकन यहीं पर आवश्यक होता है। जहां जहां अंश की बात होगी वहां उसके मूल्यांकन की भी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि हर एक चीज की एक वैल्यू होती है, मूल्य होता है, तो उसको निकालना ही पड़ता है। अब चाहे क्रय विक्रय करने के लिए बात करें, चाहे हम लोग जमानत में रखने के लिए बात करें, चाहे हम लोग कर लगाने के लिए बात करें, चाहे हम लोग राष्ट्रीयकरण की योजना के अंतर्गत सरकार अंशधारियों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की बात करें, चाहे एक दूसरे में परिवर्तन करने के लिए की बात करें, तो चाहे किसी भी जगह हो मूल्य की बात तो करनी ही होगी, मूल्यांकन तो करना ही होगा। तो ये आवश्यक महत्व मतलब कि अंशों के मूल्यांकन के ये आवश्यकता की बात की हम लोगों ने। अब हम लोग बात करने वाले, देखो मैंने अभी आप लोगों को अंश ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, अंशों का ऐसा बताया है और अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता बताई। अब हम लोग बात करने वाले हैं अंशों के मूल्य के प्रकार। अंशों के मूल्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं? बहुत से मूल्य होते हैं, सम मूल्य, पुस्तक मूल्य और बहुत से मूल्य होते हैं, लागत मूल्य, आंतरिक मूल्य। इनको अच्छी तरीके से अभी हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि आगे हम लोगों को न्यूमेरिकल भी करने हैं और अच्छी तरीके से इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले बात आती है सम मूल्य की। तो सम मूल्य जो पार्षद सीमा नियम में लिखा जाता है, पार्षद सीमा नियम जिसे हम लोग MOA बोलते हैं, MOA में मान लो MOA में हम लोग याद करिए कि पार्षद सीमा नियम में जब कोई कंपनी बनाई जाती है तो उसमें महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया जाता है। तो उसमें एक बात का उल्लेख ये भी किया जाता है, उसमें पूंजी वाक्य बनाया जाता है, मतलब पूंजी वाक्य मतलब कैपिटल क्लॉज। अब कैपिटल क्लॉज में हम लोग क्या लिखते हैं, उसकी पूंजी अधिकृत पूंजी लिखते हैं, अधिकृत पूंजी जिसे हम लोग एथोराइज कैपिटल बोलते हैं। अब एथोराइज कैपिटल को हम लोगों ने लिख दी मान लो 5 लाख। अब 5 लाख जो है कैपिटल कितने रुपए के अंशों में विभक्त होगी, तो इस बात का उल्लेख अगर हम आप लोग यहाँ पे अगर मान लो कि 10 रुपए के अंशों में विभक्त है तो हम लोगों के कितने अंश हो जाएंगे, तो ये जो कैपिटल है ये 50,000 के 10-10 रुपए के हिस्सों में विभक्त है। तो ये जो इसका हिस्सा कहलाएगा, तो यही इसी को हम लोग अंश बोलते हैं। ठीक है, कंपनी की पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना ही अंश कहलाता है, और उन हिस्सों को हम लोग अंश कहते हैं, उन्हें शेयर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने 10 रुपए की ये शेयर बांट। अब इसकी जो बुक वैल्यू है, मान लो इस कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू भी मार्केट में 10 रुपए है। देखो
आंतरिक मूल्य की बात की यहाँ पे, सॉरी अंकित मूल्य की बात की। अंकित मूल्य मतलब कितना लिखा हुआ है कंपनी के कागजों में, कितना लिखा हुआ है 10 रुपए का मूल्य, और बाजार में कितना लिखा हुआ है, बाजार मूल्य कितना लिखा हुआ है, तो वो भी लिखा हुआ है 10 रुपए। तो सेम सेम है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे सम मूल्य बोलते हैं। सम मूल्य मतलब कि एट पार या फिर पार वैल्यू या फिर अंकित मूल्य। अंकित मूल्य की बात हम लोग अगर बात करते हैं तो कंपनी के पार्षद सीमा नियम में, कंपनी के पार्षद सीमा नियम को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के पार्षद सीमा नियम में कंपनी की पूंजी के प्रत्येक अंश का जो अंकित मूल्य रहता है उसे ही सम मूल्य कहा जाता है। जैसे एक अंश 10 रुपए का है और इसका बाजार मूल्य 10 रुपए का है, तो इसका मूल्यांकन सम मूल्य कहा जाता है। तो ये तो हो गई हम लोगों के सम मूल्य की बात, और सम मूल्य मतलब एट पार। अब पुस्तक मूल्य क्या है, तो जो अगर हम लोग पुस्तक मूल्य की बात करते हैं, बुक वैल्यू की बात करते हैं, तो दूसरी जो मूल्य है वो है बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू को हम लोग समझेंगे तो अंशों के पुस्तकीय मूल्य का आशय कंपनी की पुस्तकीय अंश पूंजी में अंशों की संख्या का भाग देने से आने वाले मूल्य को पुस्तकीय पूंजी का आशय, पुस्तकीय मूल्य कहते हैं मतलब, और पुस्तकीय पूंजी का आशय अंश पूंजी प्लस संचय एवं आधिक्य की राशि है। इसी पुस्तकीय मूल्य को अंशधारियों की समता मतलब शेयर होल्डर्स इक्विटी या स्वामियों की समता ओनर्स इक्विटी कहा जाता है। अब देखो, मैं अभी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाता हूँ। मान लो कंपनी के पास 5 लाख रुपए हैं, ठीक है, कंपनी के पास 5 लाख रुपए हैं और कंपनी के जो प्रॉफिट है, कंपनी का जो प्रॉफिट की बात की है तो वो है 50,000, और कंपनी का जो रिजर्व रखा हुआ है तो वो है, कंपनी का जो रिजर्व रखा हुआ है वो है 30,000, सॉरी वो है कितना, तो वो भी लिखा हुआ है 50,000। तो कंपनी की देखो लिखा हुआ है कि कंपनी के पुस्तकीय मूल्य का आशय, कंपनी के पुस्तकीय मूल्य का आशय कंपनी की पुस्तकीय पूंजी में अंशों का भाग देने से आने वाले मूल्य को पुस्तकीय मूल्य कहते हैं। आप पुस्तकीय पूंजी कैसे निकालते हैं, तो पुस्तकीय पूंजी मतलब कि बुक कैपिटल कैसे निकालते हैं। पुस्तकीय पूंजी निकालने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, तो पुस्तकीय पूंजी निकालने के लिए अंश पूंजी प्लस संचय एवं आधिक्य की राशि में से इसी पुस्तकीय मूल्य की समता कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से याद सुनिए, 5 लाख रुपए कैपिटल है, प्रॉफिट दिया है 50,000 और रिजर्व दे दिया मान लो 50,000, तो कुल कितना हो गया 6 लाख। अब ये तो हो गया 6 लाख, और कंपनी के जो शेयर हैं वो है मान लो 1 लाख। तो कंपनी की पुस्तकीय मूल्य कितना हो गया, तो कंपनी का पुस्तकीय मूल्य कितना हो गया 6 रुपए। तो अभी इसके न्यूमेरिकल भी कराने वाले हैं, तो बस इतना याद रखिए कि पुस्तकीय मूल्य कैसे निकालते हैं, और पुस्तकीय मूल्य में हम लोग अंशों की संख्या का भाग दे देते हैं तो हम लोगों का पुस्तकीय मूल्य आ जाता है। और पुस्तकीय मूल्य को शेयर्स होल्डर्स इक्विटी कहते हैं या फिर ओनर्स इक्विटी भी कहा जाता है, इस बात को याद रखिए। उसके बाद अगर हम लोग तीसरे नंबर पॉइंट की बात करते हैं, और तीसरा मूल्य है बाजार मूल्य। अब बाजार मूल्य को बोलते हैं मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू की बात हम लोग करते हैं तो अंश के बाजार मूल्य का आशय उस मूल्य से है जिस पर अंश का क्रय विक्रय बाजार में होता है। मतलब कि स्टॉक शेयर मार्केट में अगर हम लोग अंश के मूल्य की बात करते हैं तो जो शेयर मार्केट में उसका मूल्य होता है तो उसे हम लोग शेयर मार्केट कहते हैं, उसे मार्केट वैल्यू कहते हैं। अंश बाजार का आशय यहाँ स्कंद विपणी मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज से है। जैसे मुंबई में हम लोगों का NSE है, BS, तो ऐसे करके हम लोगों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो इनकी हम लोग बात आगे करने वाले हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे इनको नहीं देखने वाले हैं क्योंकि अभी हम लोगों का टॉपिक है अंशों का मूल्यांकन। जब हम लोग थ्योरी की बात करेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे कि स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं, क्या क्या हैं, इनके बारे में हम लोग कितनी कंपनियां एक स्टॉक एक्सचेंज में आती हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनियां आती हैं, कब स्थापना हुई, कहाँ पर है, ये सब बातें हम लोग करने वाले हैं। ये मत सोचिए कि हम लोग इसी को कवरेंगे, पूरा कवर करेंगे। कॉमर्स में पूरा बिल्कुल आप लोगों को कॉमर्स का एक एक वीडियो आप लोगों तक प्रोवाइड करने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी। उसके बाद बात करते वाले हैं चौथे नंबर पॉइंट की, तो लागत मूल्य। लागत मूल्य की बात हम लोग करते हैं तो अंश के लागत मूल्य लिखा हुआ है यहाँ पे। अंश के लागत मूल्य का आशय उस मूल्य से है जो एक अंशधारी को एक अंश का धारक बनने के लिए व्यय करना पड़ता है।
ठीक है। अब लागत मूल्य की बात करते हैं तो लागत मूल्य जैसे मान लो कि कोई किसान है, उसने गेहूं जो है, गेहूं का उत्पादन करने के लिए अपनी लागत लगा दी। तो लागत लगाने के लिए उसने सबसे पहले क्या किया होगा, तो सबसे पहले उसने खेतों की जुताई की होगी। अब जुताई की बात करते हैं तो मान लो उसने जुताई पर खर्च किया है 300 रुपये। उसने जुताई के बाद उसने बीज की व्यवस्था की है और बीज पर उसने दिया है 200 रुपये। उसने बीज के बाद उसने सिंचाई की व्यवस्था की है, सिंचाई की है अपने खेतों की, और सिंचाई में उसने 100 रुपये का खर्च किया है। और उसके बाद उसने कटाई की व्यवस्था की है और कटाई पर उसने किया है 200 रुपये। तो अगर कोई पूछता है तो इन गेहूं की लागत क्या है, तो आप वो किसान कहेगा कि भैया ये तो मैंने इतना तो लगाया है, 300 2 5 और 6 और 1 7, मतलब कि 3 2 5 6 7 8, मतलब उसने 800 रुपये उसमें लगाया है। ठीक है। तो अगर लागत की बात करती है तो जितने में वस्तु हमें मिलकर तैयार होती है तो वो तो उसकी लागत है। अगर लागत में प्रॉफिट जोड़ देते हैं, लागत में मान लो 200 रुपये का अगर हम प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो ये इसका हम लोगों का, अगर 1000 रुपये है तो ये इसका हम लोगों का विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो ये हम लोगों का विक्रय मूल्य कहलाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोगों का लागत मूल्य की बात हम लोग करने वाले हैं कि लागत मूल्य का आशय इस मूल्य से है जो एक अंशधारी को एक अंशधारक बनने के लिए व्यय करना पड़ता है। जितना रुपये अगर हम लोगों ने एक अंश को खरीदने के लिए दिया है, मान लो 10 रुपये दिए, मान लो 100 रुपये दिए, मान लो 1500 रुपये दिए, तो वो जो धन व्यय किया है उसी को हम लोग लागत मूल्य कहते हैं। इसमें अंश का बाजार मूल्य और दलाली आदि के व्यय भी रहते हैं। अंश के बाजार मूल्य और दलाली आदि के व्यय भी इसमें शामिल किए जाते हैं लागत में, क्योंकि ये सारे के सारे व्यय हम लोगों को देने पड़ते हैं। अब मान लो एक लोगों ने 1500 रुपये का एक अंश दिया, 1500 रुपये की तो उसकी लागत है, उसमें 100 रुपये उसकी दलाली पर खर्च किए, तो इसकी जो कुल व्यय की बात करते हैं तो लागत मूल्य की बात की है तो ये कितने रुपए पड़े, उसको 1600 रुपये का एक शेयर पड़ा है, तो इसलिए इसका मूल्य जो होगा वो 1600 रुपये होगा। आप लोगों को अच्छी तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल लेके भी समझा दिया और ये आप लोगों को एक और समझा दिया, अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि पूंजीकृत मूल्य। पूंजीकृत मूल्य को बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ये सारे के सारे अभी मूल्य हम लोगों को देखने पड़ेंगे और निकालने भी पड़ेंगे, तो इनको याद रखिएगा आप लोग। कैपिटलाइज्ड वैल्यू जिसे बोलते हैं तो कंपनी की उपार्जन क्षमता का पूंजीकरण विनियोग पर आय की सामान्य दर के आधार पर किया जाता है। इस पूंजीकृत मूल्य के अंशों की संख्या का भाग देकर एक अंश का मूल्य निकाला जाता है। तो एक अंश का मूल्य हम लोगों को निकाला जाता है। कंपनी की उपार्जन क्षमता मतलब कि कंपनी कितना रुपए अर्न करके देती है, तो इसको हम लोग उपार्जन क्षमता बोलते हैं। तो आय की सामान्य दर के आधार पर इसको हम लोग अभी न्यूमेरिकल से आप लोगों को जब न्यूमेरिकल करवाएंगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से बताने वाले हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी फिलहाल आप लोग ये समझिए कि कंपनी की उपार्जन क्षमता का पूंजीकरण विनियोग पर आय की सामान्य दर के आधार पर किया जाता है। इस पूंजीकृत मूल्य में अंशों का संख्या का भाग देकर अंश का मूल्य निकाला जाता है। पूंजीकृत मूल्य कैसे निकालते हैं हम लोग, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों का जो छठवां मूल्य है, और 2 मूल्य हम लोगों के रह जाते हैं, छठवां और एक सातवां। आंतरिक मूल्य जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं तो एक निश्चित तिथि पर कंपनी की संपत्तियों की प्राप्त मूल्य में से उसी तिथि की कंपनियों की बराहदायित्व, मतलब कि अगर हम लोग बात करते हैं तो प्राप्त मतलब कि एसेट्स में से लायबिलिटी को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो हम लोगों का घटाने के बाद जो शेष आने वाली राशि में अगर मान लो हम लोगों की एसेट्स है 50,000 और लायबिलिटी है 30,000, तो जो मूल्य बचा है उसमें अगर 20,000 का मूल्य बचा है उसमें हम लोग शेयर का भाग दे देते हैं। अंशों का भाग देकर राशि प्राप्त होती है तो वह कंपनी के अंशों का आंतरिक मूल्य कहलाती है। मान लो हम लोगों को यहाँ पे अंश का भाग देते हैं तो 5,000 हम लोगों के अंश को हम लोगों ने अगर इसको भाग दे दिया तो ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है तो वो 4 रुपए की आ जाएगी। तो इसे बोलेंगे आंतरिक मूल्य बोलेंगे, कि मतलब कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों में से दायित्वों को घटाने के बाद जो मूल्य बचता है उसमें संख्याओं शेयरों का भाग देकर, अंशों का भाग देकर इतना मूल्य निकल के आता है उसे आंतरिक मूल्य कहते हैं। और लास्ट है हम लोगों का उचित मूल्य जिसे फेयर वैल्यू कहते हैं। तो फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं तो अंशों के आंतरिक मूल्य व बाजार मूल्य के जोड़ में 2 का भाग देने से आने वाले मूल्य को उचित मूल्य कहते हैं। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने अभी आप लोगों को बताया और बाजार मूल्य तो दोनों को हम लोग देखेंगे। मान लो 10 रुपये का हम लोगों का इंट्रिंसिक वैल्यू है और बाजार मूल्य है हम लोगों का 20 रुपये, तो फेयर वैल्यू कितना हो जाएगा तो फेयर वैल्यू बराबर हो जाएगा 10 रुपये प्लस 20 रुपये और 2 का भाग दे देंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 15 रुपये फेयर वैल्यू हो जाएगी। तो ये सारे के सारे मूल्य आप लोगों को याद रखने हैं
चाहे हम लोग उचित मूल्य की बात करें, चाहे हम लोग बाजार मूल्य की बात करें, चाहे हम लोग आंतरिक मूल्य की बात करें, आंतरिक मूल्य की बात करें, चाहे हम लोग पुस्तकीय मूल्य की बात करें, पुस्तकीय मूल्य की बात करें, चाहे हम लोग सम मूल्य की बात करें, सम मूल्य, अंकित मूल्य, चाहे हम लोग लागत मूल्य की बात करें, लागत मूल्य की बात करें, चाहे हम लोग पूंजीकृत मूल्य की बात करें, ये सातों के सातों आप लोगों को याद रखनी है, सातों के सातों आप लोगों को याद रखनी है और याद हो जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। इतना भी कठिन काम नहीं है कि याद ना हो, क्योंकि कुछ तो याद होते हैं। सम मूल्य याद होता है, बाजार मूल्य क्या होता है उसको भी याद होता है, पूंजीकृत मूल्य हम लोगों को याद करने में कोई कठिनाई नहीं है कि अंश का मूल्य, अंशों की संख्या, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट में अगर हम लोग अंशों की संख्या का भाग दे देते हैं तो हम लोगों का पूंजीकृत मूल्य आ जाता है। तो ये सब बातें हम लोगों ने अच्छी तरीके से, मूल्यों को अच्छी तरीके से हम लोगों ने समझा और इनको अच्छी तरीके से जाना, अंशों के मूल्य को हम लोगों ने अच्छी तरीके से जान लिया। अब हम लोग करने वाले हैं, अगर हम लोग बात करते हैं तो अब हम लोग करने क्या वाले हैं, तो अंशों के मूल्यांकन की विधियां मतलब मेथड्स। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि अंशों के मूल्यांकन की विधियां कौन सी होती हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों के लिए और वीडियो को बनाने के लिए। लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए आप लोगों को वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन अब से आप लोगों को डेली की डेली वीडियो करने की पूरी मैं कोशिश करने वाला हूँ। आप लोगों की ऐसी तैयारी करवाएंगे कि आप लोगों को कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बस आप लोगों को यहाँ से पढ़ना है और अपने प्रैक्टिस सेट को साथ में करते रहना है, और पुरानी जो किताबें हैं आप लोगों को उनको भी पढ़ते रहना है। मैं ये नहीं कहता कि कभी इस वीडियो से कवर हो जाएगा या उस वीडियो से कवर हो जाएगा, लेकिन किताबों को साथ में पढ़ते रहिए, जिससे आप लोगों की समझ भी विकसित होगी। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं तो अंशों के मूल्यांकन की प्रमुख विधियां जो हैं वो 3 होती हैं। ठीक है, एक याद रखिए कि वो विधियां जो होती हैं वो 3 होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, लेकिन डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बना देते हैं अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो अंशों के मूल्यांकन की विधियां, अंशों के मूल्यांकन की विधियां कितनी होती हैं, तो मैंने बताई आप लोगों को। तो विधियां होती हैं 3 होती हैं विधियां। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो वो कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो एक होती है हम लोगों की, एक होती है हम लोगों की संपत्ति अथवा शुद्ध संपत्ति मूल्यांकन विधि। संपत्ति अथवा शुद्ध संपत्ति मूल्यांकन विधि में क्या करती हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग नेट एसेट्स मेथड या फिर एसेट्स वैल्यूएशन मेथड। इसे क्या बोलते हैं, तो इसे इंग्लिश में भी लिख लेते हैं कि जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो जाए। इसे क्या बोलते हैं, नेट एसेट्स मेथड जिसे बोलते हैं हम लोग। दूसरी विधि है हम लोगों की आय अथवा लाभ मूल्यांकन विधि, और आय अथवा लाभ मूल्यांकन विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं, आय अथवा मूल्यांकन विधि को बोलते हैं यील्ड मेथड। क्या बोलते हैं, यील्ड मेथड या इनकम मेथड। तो इसे क्या बोलते हैं, यील्ड या इनकम मेथड, यील्ड या फिर इनकम मेथड, इसे बोलते हैं यील्ड या इनकम मेथड। ये मत सोचिए कि हम लोग एक एक करके, जैसे हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में पढ़ा था कि एक एक टॉपिक को हम लोगों ने, जैसे एक मेथड है उसके पहले एक मेथड की बात की, उसमें थ्योरी की बात की, उसमें फिर उसके बाद न्यूमेरिकल की भी बात की, उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट किया है। तो इसी प्रकार से हम लोग एक वीडियो में नहीं हो पाएगा आप लोगों के लिए, ये सारे के सारे 3-4 वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरीके से वैल्यूएशन ऑफ शेयर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा मेथड है हम लोगों का यील्ड मेथड या इनकम मेथड। इसको हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। अब 2 भाग कौन से हैं, एक होता है इनकम की बात करते हैं तो इनकम मेथड में हम लोग डिविडेंड की बात करते हैं, तो डिविडेंड यील्ड मेथड इसे बोलते हैं। तो एक होता है हम लोगों का लाभांश आय आधार विधि, और एक होता है उपार्जन क्षमता विधि। तो इन दोनों को विधियों को अच्छी तरीके से करने वाले हैं। जब ये दोनों विधियां आप लोगों को अच्छी तरीके से आ जाएंगी, फिर उसके बाद फेयर वैल्यू मेथड में कुछ नहीं है, इसे औसत विधि भी बोलते हैं। क्योंकि मान लो शुद्ध मूल्यांकन विधि के अनुसार आप लोगों ने मूल्य निकाला 10 रुपए का, और इनकम मेथड के अनुसार आप लोगों ने निकाला कितना रुपए का, 20 रुपए का। तो अगर हम लोग उचित मूल्य की बात करते हैं, उचित मूल्य विधि की बात करते हैं, तो इसमें 10 रुपए प्लस 20 रुपए और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये कितना रुपए आ जाएगा, 15 रुपए इनकम मेथड में,
उचित वैल्यू मेथड में हम लोगों का कितना आ जाएगा, 15 रुपये का इसका मूल्य आ जाएगा। तो इनको हम लोग अच्छी तरीके से करने वाले हैं। अंशों के मूल्यांकन की प्रमुख विधियों की बात करने वाले हैं, तो इनको हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो हम लोगों ने हो गई विधियों की बात। अभी विधियों का पूरा नहीं हुआ है, विधियों को हम लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। लेकिन एक बात और है आप लोगों को, वो भी आप लोगों को बतानी है कि अंशों के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं, जो कौन कौन से जो तत्व होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जिनसे अंशों के मूल्य प्रभावित होते हैं, उनको भी हम लोगों को अच्छी तरीके से समझना होगा। अंशों के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व, अंशों के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व की हम लोग बात करने वाले। कौन कौन से जो तत्व हैं उनको हम लोग अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट करके अच्छी तरीके से समझेंगे और उनको बात करने वाले हैं। पहले नंबर की अगर हम लोग बात करने वाले हैं, तो ऐसा कोई काम जो अंशों के मूल्य को प्रभावित करे, तो व्यवसाय की जो प्रगति होती है वो भी अंशों के मूल्य को प्रभावित करने वाली है। तो हम लोग इसी प्रकार के पॉइंट की बात करने वाले हैं। तो व्यवसाय की जो प्रगति होती है, नेचर जो होता है वो व्यवसाय का, वो प्रभावित करता है, अंशों के मूल्य को प्रभावित करता है। दूसरा प्रभावित करने वाला अगर हम लोग तत्व की बात करते हैं, तो दूसरा जो प्रभावित करने वाला सा तत्व है अंशों की मांग एवं पूर्ति। अंशों की मांग एवं पूर्ति की बात करते हैं, तो भी हम लोगों का ये अंशों का मूल्य प्रभावित होता है। जब किसी भी चीज की मांग अगर डिमांड बढ़ जाती है, तो उसमें भी हम लोगों का, आप लोगों को पता होगा कि जब डिमांड हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का पार्ट लिया था, तो अगर मांग बढ़ती है तो उसके मूल्य भी बढ़ सकते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो तीसरा नंबर पॉइंट जो है, जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो कंपनी की उपार्जन क्षमता भी अंशों के मूल्य को प्रभावित करती है। कंपनी की उपार्जन क्षमता भी अंशों के मूल्य को प्रभावित करती है। चौथा जो पॉइंट है वो भी हम लोगों का काम का है कि गत वर्षों में कंपनी द्वारा घोषित लाभांश, गत वर्षों में कंपनी द्वारा घोषित लाभांश भी हम लोगों का अंशों के मूल्य को प्रभावित करता है। अंशधारियों की संख्या भी अंशों के मूल्य को प्रभावित करती है। अंशधारियों की संख्या भी अंशों के मूल्य को प्रभावित करती है। और जो छठवां जो पॉइंट है वो है कंपनी के भविष्य में प्रगति की संभावना। कंपनी के भविष्य में प्रगति की संभावना। तो इससे भी हम लोगों का अंशों का मूल्य को प्रभावित होता है। अगर मान लो कंपनी भविष्य में अगर प्रगति करती है, लोग सोचते हैं कि कंपनी भविष्य में प्रगति करेगी, तो लोग अंशों का मूल्य उस कंपनी के मेंबर बनना चाहेंगे, और जब मेंबर बनना चाहेंगे तो वो शेयर खरीदेंगे, और शेयर खरीदेंगे तो अंशों के मूल्य प्रभावित होंगे। अंशधारियों की संख्या भी कंपनियों के अंशों के मूल्य को प्रभावित करती है। तो कंपनी के देखो, अंशधारी अगर अधिक होंगे तो अंशों के मूल्य अधिक हो जाएंगे, और अंशधारी अगर कम होंगे तो मूल्य भी उसके कम हो जाएंगे। अगर गत वर्षों में कंपनी ने लाभांश अच्छा घोषित किया है, तो अंश, जैसे मान लो कोई कंपनी है वो अच्छा लाभांश घोषित करती है, तो लोग कहेंगे कि वो कंपनी ज्यादा लाभांश दे रही है, उसी में चलो, उसी के शेयर खरीदते हैं, तो लोग उसको खरीदने पर खरीदेंगे, और उससे खरीदेंगे तो अंशों के मूल्य प्रभावित होंगे। कंपनी की उपार्जन क्षमता, कंपनी अगर अधिक प्रॉफिट कमाती है तो भी अंशों के मूल्य प्रभावित होते हैं। तो और भी हैं, देश में शांति एवं सुरक्षा की स्थिति, देश में शांति
एवं सुरक्षा की, देश में शांति एवं सुरक्षा की स्थिति। तो इन सभी से क्या और भी होते हैं तो जिनसे मूल्य प्रभावित होते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को जो मोस्ट थे वो मैंने आप लोगों को लिखवा दिए। व्यवसाय की प्रकृति, अंशों की मांग एवं पूर्ति, कंपनी की उपार्जन क्षमता, गत वर्ष में कंपनी द्वारा घोषित लाभांश, अंशधारियों की संख्या, देश में शांति एवं सुरक्षा, और भी हैं। राजनीतिक दशाएं की बात करते हैं तब भी हम लोगों का मूल्य प्रभावित होता है। विनियोगों पर देश में प्रतिबंध, तब भी हम लोगों का मूल्य प्रभावित होता है। तो इन सभी से अंशों के मूल्य प्रभावित होते हैं, तो इनको याद रखिएगा। और याद करने वाला जो इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है, लेकिन अगली क्लास में आप लोगों को मैं संपत्ति अथवा शुद्ध संपत्ति मूल्यांकन विधि को हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस पर हम लोग अगली क्लास में आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाने वाले हैं कि संपत्ति एवं शुद्ध संपत्ति विधि मतलब नेट एसेट्स मेथड क्या होता है। तो नेट एसेट मेथड में देखो थोड़ा सा अगर इसी में अगर हम बात करते हैं तो टोटल एसेट्स, नेट एसेट्स कैसे निकालती हैं, तो टोटल एसेट्स में से हम लोग अगर टोटल लायबिलिटी घटा देते हैं तो हम लोगों की नेट एसेट्स आ जाती हैं। और नेट एसेट्स आने के बाद हम लोग उसमें शेयर का भाग दे देते हैं, तो हम लोगों का शुद्ध संपत्ति मूल्यांकन विधि में मतलब शेयर की वैल्यू आ जाती है, वैल्यू ऑफ शेयर आ जाता है। तो इसको हम लोग अगली क्लास में अच्छी तरीके से, अभी तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया है, लेकिन अगली क्लास में हम लोग आपको अच्छी तरीके से बताने वाले हैं कि इसको कैसे करेंगे और किस प्रकार से हम लोग इसके थ्योरी की बात हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करें, और अगर मेरा एसपी एजुकेशन ज़रा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करें। आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही आगे क्लासें बनाता रहूँगा। अब जो आप लोग याद रखिएगा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि बीकॉम की क्लास आप लोगों को बहुत ही जल्द, आप लोगों को बीकॉम की सारी क्लासें, चाहे ऑल सेमेस्टर की बात करें, हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। एक क्लास जैसे मान लो कि बीकॉम में मैंने आप लोगों को कम्युनिकेशन उठाया, ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन मैंने आप लोगों को अगर उठाया है तो हम लोग इसको पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं। अगर मान लो इसको आधा भी हो जाता है तब हम लोग अगला स्टार्ट करने वाले हैं, तो भी हम लोगों के लिए अच्छा होने वाला है। आप लोग यहीं पे रहकर आप लोग अपनी बीकॉम की तैयारी भी कर सकते हैं और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, चाहे थ्योरी की बात करें चाहे न्यूमेरिकल की बात करें। तो अगर आप लोगों को मेरी क्लासें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।